नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, दो वीडियो हम लोग सीडीपी के देख चुके हैं, जिसमें से हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करा था। आज हम लोग को यूनिट फर्स्ट और ये यूनिट रहेगी अप्रॉक्स 12 या 13 यूनिट हैं, जिस पे हम लोग पूरा सीडीपी को रिवाइज करेंगे और काफ़ी अच्छे नोट्स हैं ये। तो इसको ज़रूर वीडियो देखिएगा, आप लोगों को खुद ही समझ में आ जाएगा। और ये जितने भी नोट्स हैं सारे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन से इससे आए हुए हैं, ठीक है। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, ये भी आप लोग को पता है। तो सबसे पहला टारगेट यही रहेगा कि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको कंप्लीट करना, फिर एक्स्ट्रा नॉलेज जितनी भी है उसको गेन करना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला यूनिट है, इसका नाम है वंशानुक्रम एवं वातावरण। तो इस पे बताया गया है, इस नियम का जनक जो है, ये पहले नोट डाउन सब कर लीजिएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है, ठीक है। तो वंशानुक्रम एवं वातावरण को जो जनक है किससे माना जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। फिर इन्होंने मटर के बीजों का पर प्रयोग करके यह सिद्ध किया था कि माता पिता के गुणों का बच्चों में संचरण होता है, ठीक है। तो किसका प्रयोग करा था? मटर के बीजों का प्रयोग करा था इन्होंने। और वंशानुक्रम के अर्जित गुणों के संचरण के सिद्धांत का समर्थन, हाँ, विकासवादी सिद्धांत के प्रेरणा लैमार्क ने जिराफ पर प्रयोग भी किया, ठीक है। फिर इसके बाद दिया गया है वंशानुक्रम से जुड़े सिद्धांत, जैसे कि इस पे जो सिद्धांत है उनको देख लेते हैं। पहला दिया गया समानता का सिद्धांत, फिर अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत, फिर है बीज कोष की निरंतर का नियम, फिर है प्रत्यागमन का नियम, फिर है चयनित गुणों का सिद्धांत, ठीक है। तो ये सारे सिद्धांत हो गए। और फिर इसके बाद अब यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जाम में पूछे गए हैं उनसे अब हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला दिया गया, आधुनिक मनोविज्ञान से बालक के विकास में वंशानुक्रम एवं से वातावरण दोनों के योगदान को मानते हैं, ठीक है। तो अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो किसका किसका योगदान मानते हैं विकास में? तो वंशानुक्रम एवं वातावरण दोनों को बालक के विकास में उपयोग या योगदान मांगते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद दिया गया वुडवर्थ का जो प्रसिद्ध कथन है कि बीज में वृक्ष बनने की संभावना निहित रहती है, लेकिन वातावरण के आधार उसके विकास का स्तर निश्चित करते हैं, ठीक है। जैसे कि बच्चा पैदा होता है तो घर का जैसा माहौल रहेगा बच्चा वैसे ही बनेगा, ठीक है। और फिर इसके बाद बच्चा घर के माहौल के साथ साथ जो हमारे वातावरण का माहौल होगा, आसपास का माहौल होगा, उस पर भी काफ़ी डिपेंड करता है, ठीक है। फिर इसके बाद दिया गया है, दोनों में से किसी एक के अभाव में वृक्ष का समुचित ढंग से विकास होना संभव नहीं है। फिर इसके बाद दिया गया है पॉइंट, मानव में वंश सूत्र की संख्या कितनी होती है? 46 या फिर 23 जोड़े होती है। माता के अंड से एक्स गुणसूत्र छड़ीनुमा, और जबकि जो पिता के शुक्राणु हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे? एक्स एवं वाई दोनों गुणसूत्र होते हैं। और एक्स एवं वाई वंश सूत्रों के संयोजन से लड़का तथा एक्स एवं एक्स गुणसूत्रों के संयोजन से लड़की संतान होती है, ठीक है। तो एक्स वाई अगर मिलेगा तो क्या कौन होगा? लड़का होगा। और अगर एक्स एक्स मिलेगा तो क्या हो जाएगा? लड़की होगी। फिर दिया गया है, वातावरण के प्रभाव पर जोर देते हुए मनोवैज्ञानिक वॉटसन का कथन है। देखिए ये वाला कथन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको देखिए याद करने के लिए मैं अभी बताता हूँ कैसे याद करेंगे इसको, पहले देख लेते हैं। हाँ, वॉटसन ने क्या बोला है कि आप मुझे एक नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या फिर जो चाहूँ वो बना सकता हूँ, ठीक है। अब वॉटसन को देखते हैं। तो वॉटसन अभी वैसे तो पता नहीं, बट बॉयज़ को तो पता होगा कि शेन वॉटसन जो है ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट के अच्छे ऑलराउंडर माने जाते हैं, ठीक है। माने जाते थे कि अब तो क्यों खेलते नहीं है वो। तो वॉटसन क्या है कि उनको कुछ भी करवा लो, बैटिंग करवा लो, बॉलिंग करवा लो, फील्डिंग बहुत अच्छी थी, ठीक है। तो एक मतलब कि ओवरऑल अच्छा पैकेज था वो, ठीक है। तो वैसे ही उन्होंने क्या बोला कि मुझे क्या है, एक कोई भी नवजात शिशु दे दो तो मैं उससे कुछ भी करवा लूंगा, ठीक है। अब ऐसे मान लो कि कोई भी एक मुझे प्लेयर दे दो, मैं उससे कुछ भी करवा लूंगा, बॉलिंग भी करवा लूंगा, बैटिंग भी करवा लूंगा, फील्डिंग भी करवा लूंगा, और काम चलेगा तो उससे कीपिंग भी करवा लूंगा, ठीक है। तो वैसे ही इसको याद रख लीजिए कि किसने बोला है कि मुझे एक शिशु दो, नवजात शिशु दो,
और मैं उसे क्या बनाऊंगा, या कुछ भी बना सकता हूँ, डॉक्टर भी बना सकता हूँ, वकील भी बना सकता हूँ, चोर, या जो चाहूँ उसे बना सकता हूँ। ठीक है, तो वॉटसन का मेरे ख्याल से आप लोग को याद हो गया होगा कि वॉटसन ने कथन क्या बोला है। क्योंकि देखिए बहुत सारे कथन हैं, मैं बार बार वही रिपीट करता हूँ, बहुत सारे कथन हैं, तो जो आप लोग को मतलब कि थोड़ा सा हिंट के तौर पे अगर याद हो सके तो वैसे याद कर लीजिए, क्योंकि वही क्वेश्चन रिपीट होगा, अगर वो आ जाएगा तो आप लोग के लिए 1 मार्क्स गेन हो जाएगा। ठीक है, वरना क्या होता है, कंफ्यूजन बहुत होती है एग्जाम के टाइम पे। अब आगे देखते हैं, सामान्यतः मनुष्य में 46 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन उपापचय में गड़बड़ी से कभी कभी इसकी संख्या कितनी हो जाती है, 47 भी हो सकती है। इस अवस्था को क्या बोलते हैं, डाउन सिंड्रोम कहते हैं। ठीक है, तो ये डाउन सिंड्रोम देख लीजिएगा, वैसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा ऐसे में। और ऐसे बालक अल्पायु और अल्पायु होते हैं, या फिर अल्प बुद्धि के होते हैं, या फिर अल्प विकसित जनांग वाले भी होते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि अल्प आयु और मतलब कि जो भी विकसित पूरी तरीके से नहीं हो पाएगा तो उसको क्या बोलेंगे और कितनी संख्या उस पर हो सकती है। तो 45 जब 47 संख्या हो जाएगी तब वो अल्पायु और अल्प बुद्धि एवं अल्प विकसित जनांग वाले हो जाएंगे, उसको क्या बोलते हैं, डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया है, बेल लिपि। देखिए ये तो काफ़ी लोगों को पता होगा, बेल लिपि का जो प्रयोग होता है दृष्टिहीन बालकों की शिक्षा हेतु किया जाता है। ठीक है, तो बेल लिपि याद ही होगा आप लोगों को। और फिर इसके बाद दिया गया है, अब देखिए यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वाला पॉइंट, फ्रॉइड की मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। ठीक है, तो इन्होंने क्या है, इनके अनुसार व्यक्तित्व के कितने भाग हैं, 3 भाग हैं। कौन कौन से दिए गए हैं, इड है, ईगो है, और क्या है, सुपर ईगो है। ठीक है, तो इड के बारे में पहले पढ़ते हैं। इड क्या है, एक गली में लड़की के पीछे जा रहे लड़के के मन में लड़की के साथ कुछ गलत करने की इच्छा होती है। यह भावना अवचेतन मन के पूर्णतः सुखवादी सिद्धांत पर आधारित है। वह वासनाओं इच्छाओं की संतुष्टि चाहता है एवं अपूर्ण इच्छाओं का संग्रह अंग होता है। ठीक है, अब आते हैं ईगो पे। तो ईगो का क्या है, हिंदी में बोलेंगे अहम। और फिर लड़का सोचता है कि यह जगह उपयुक्त नहीं है, आगे सुनसान में या उचित होगा। तो इड का विकसित रूप है, विवेकपूर्ण भाग है, वातावरण से समझौता करके इड की सुपर ईगो की इच्छाओं को पूरा करने में मदद करेगा। ठीक है, तो इड के बाद क्या हो गया, ईगो खत्म हो गया। फिर इसके बाद आता है सुपर ईगो। तो सुपर ईगो को हिंदी में बोलते हैं पराम। अंत में वह सोचता है कि वह किसी की बहन भी हो सकती है, उसकी भी बहन के समान है, अतः वह यह विचार त्याग देता है। अंत में विकसित होने वाला नैतिक पक्ष। ठीक है, तो एक छोटी सी स्टोरी के मामले में आप लोग समझ ही गए होंगे क्या फ्राइड ने बोला था, और उसके व्यक्तित्व के 3 जो भाग है वो कौन कौन से हो जाएंगे, ये भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये हमारा एक सबसे पहला यूनिट था जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, उसको हम लोगों ने खत्म करा। सेकंड यूनिट काफ़ी बड़ी है तो उसको 2 पार्ट में हम लोग कंप्लीट करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उस पर मिल जाएंगे आप लोग को। और देखिए काफ़ी चीज़ें जब आप लोग को रिवाइज हो जाती है या फिर याद हो जाती है तो थोड़ा सा हौसला बढ़ जाता है कि हाँ क्वेश्चंस हम लोग को, मतलब कि जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे करके पढ़ते रहिए, अभी भी टाइम है और काफ़ी कुछ कंप्लीट हो जाएगा। बाकी जो आप लोग कर रहे हैं वो करते रहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और प्रैक्टिस करते रहिए बस। ठीक, धन्यवाद।